हेलो गाइस, तो आज हम लोग रियल गैस के बारे में पढ़ने जाएंगे। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आपको अच्छा से बताया जाएगा हर एक कॉन्सेप्ट, ताकि आपको सब समझ में आ जाए। तो रियल गैसेस, देखिए सबसे पहले तो बच्चों में एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि रियल गैसेस और आइडियल गैसेस अलग होती है। ऐसा नहीं होता है। दो असली में सिर्फ रियल गैस एग्जिस्ट करता है, बिहेवियर्स अलग अलग होती है। बिहेवियर रियल हो सकता है, बिहेवियर आइडियल हो सकता है। आइडियल बिहेवियर का क्या मतलब है? आइडियल बिहेवियर का मतलब वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस को फॉलो करता है, उसको हम लोग आइडियल बिहेवियर बोलते हैं। अगर कोई भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो करता है परफेक्टली, उसको हम लोग एक आइडियल गैस बोलेंगे। अगर कोई भी गैस इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, ये गैस इस समय आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है, ना कि इस हम लोग बोलेंगे ये आइडियल गैस है। हम लोग बोलेंगे रियल गैस है जो आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। और अगर ये कंडीशन शो नहीं कर रहा है तो नॉन आइडियल बिहेवियर बोलेंगे। तो एक रियल गैस के लिए दो कंडीशंस फॉलो होते हैं जनरली। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल जो होता है, हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आइडियल गैस में पढ़ते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल नेग्लिजिबल होता है कंटेनर के रिस्पेक्ट में, पर नहीं, यहाँ पर हम लोग उसको नेग्लिजिबल नहीं लेते, वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे गैस पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग आइडियल गैस में इग्नोर कर देते हैं। तो रियल गैस में क्या होता है? सबसे पहले तो PV नॉट इक्वल्स टू nRT। और रियल गैस में दो टाइप की बिहेवियर होती है, एक आइडियल बिहेवियर, ये हो मतलब जनरली रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती, और नॉन आइडियल बिहेवियर। ठीक, गैस दोनों एक ही होता है। और हम क्या बोले, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है, मतलब वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स नॉट नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर। और क्या होता है, गैस पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती है, जिसके हम लोग निगलेक्ट नहीं करते। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट। तो एक साइंटिस्ट थे वैंडर वाल, उन्होंने रियल गैस के बिहेवियर को स्टडी किया और एक इक्वेशन दिया। वो इक्वेशन कुछ ऐसा है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू nRT। ये काफ़ी कुछ आइडियल गैस इक्वेशन से मिलता जुलता है, पर इसमें कुछ अलग चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे ये P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस का मतलब है प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ऑन द कंटेनर। V है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, N है नंबर ऑफ मोल्स, R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T जो है टेम्परेचर इन केल्विन। A और B जो है उसको हम लोग बोलते हैं वैंडर वाल कांस्टेंट्स। सबसे पहले हम लोग A और B की यूनिट्स जान लेते हैं। देखिए, ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर जो है P के साथ एडिशन हुआ है। अच्छा, हम लोग सिमिलर डायमेंशंस की चीज़ों को ही ऐड कर सकते हैं, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे। तो इसका जो यूनिट है वो सिमिलर टू प्रेशर है ना। तो हम लोग प्रेशर को कैसे लिखेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इज सिमिलर टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एन है मोल्स और वी है वॉल्यूम।
तो ए का यूनिट हो जाएगा न्यूटन लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब यूनिट्स इसकी चेंज हो सकती है, आप जैसे लीटर को जिस तरह से लिखना चाहें, आप लीटर को मतलब लीटर को आप ml में कन्वर्ट करेंगे और किसी और क्वांटिटी में किसी और स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो उससे यूनिट्स, मीटर को आप सेंटीमीटर कर दें तो उस तरह से यूनिट्स जनरली हम लोग समझ गए हैं, मतलब इस तरह से आएगा, डायमेंशन से ही होगा यूनिट्स का। तो अब हम लोग बी का यूनिट्स के बारे में जानते हैं, तो वैसे ही क्या बोलेंगे कि लीटर इक्विवेलेंट टू एन बी, तो लीटर पर मोल हो जाएगा बी का यूनिट। बी का यूनिट हम अब इन दोनों के बारे में यूनिट हमको पता चल गया है। ये वैन डर वाल कांस्टेंट जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर गैस के लिए फिक्स्ड होते हैं और किसी और फैक्टर से इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि 200 केल्विन पे ए और बी का एक पर्टिकुलर गैस के लिए कुछ वैल्यू है, तो 1000 केल्विन पर भी वही वैल्यू होगा, 5000 केल्विन पर भी वही वैल्यू होगा और 2 केल्विन पर भी वही वैल्यू होगा। तो ए एंड बी आर कांस्टेंट वैल्यूज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर गैस। इसका ये मतलब नहीं कि एक गैस का एक दूसरा गैस का एक के बराबर हो जाए, गलत मत सोचिएगा। अब हम लोग जानेंगे, हम लोग वैन डर वाल इक्वेशन से क्या जान सकते हैं। मान लीजिए आपको मोल्स और वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है। मोल्स आप अपने हिसाब से डालेंगे गैस के, आप मान लीजिए 2 मोल गैस डाल दिए, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो आपके हिसाब से है। तो इस इक्वेशन से आप पता लगा लेंगे कि गैस कि कंटेनर के वॉल्स पर कितना प्रेशर पड़ रहा है। ए और बी के वैल्यू साइंटिफिकली निकाले जाते हैं, वो आप पुट कर देंगे, वो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे जनरली। ए और बी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है। ये जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है। तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। देखिए ध्यान से सुनिए, हम अट्रैक्टिव फोर्स बोल रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स का बात हो रहा है। रिपल्सिव फोर्स ए से इंडिपेंडेंट है, मतलब वैन डर वाल इक्वेशन में रिपल्सिव फोर्स का कोई यूज नहीं है। रियल गैस में रिपल्सिव फोर्स होती है, लेकिन वैन डर वाल इक्वेशन में उसके रिलेटेड कुछ हम लोग को दिया नहीं गया है। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आप कंपेयर कर पाते हैं कि कौन सा गैस का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है उसमें तो इस हिसाब से किसका ए ज़्यादा होगा। आप तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इस गैस का ए ज़्यादा है या दूसरा गैस का ए ज़्यादा है, तो आपको पता चल जाएगा, आप कंपेयर कर लेंगे कि इसमें कौन सा ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उस हिसाब से। जैसे आप H2 ले लीजिए या H2O गैस ले लीजिए, तो H2 में क्या है, लंडन फोर्स लगते हैं जो कि वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है। H2O जो है H बॉन्डिंग करता है, H2O गैस का बात कर रहे हैं, ये सब गैस के रिलेटेड ही बात हो रहा है यहाँ पे। तो H बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा है, इसमें लंडन फोर्स है ना। तो H बॉन्डिंग ऑब्वियसली लंडन फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसमें A का वैल्यू H2O, A ऑफ H2O A ऑफ H2 से ज़्यादा होगा। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब B का जो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। B का, B को बोलते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। एक गैस का सैंपल लें तो उसमें बहुत सारे गैस पार्टिकल्स होते हैं, है ना, और गैस पार्टिकल्स कोलाइड करते रहते हैं, है ना। तो किसी भी एक टाइम पर देखेंगे तो हम लोग को गैस पार्टिकल्स कोलाइड करता हुआ दिखेगा, वाइब्रेट करता हुआ दिखेगा। तो इसलिए हम लोग गैस का एक्चुअल वॉल्यूम कंसिडर नहीं करते हैं।
एक इफेक्टिव गैस के लिए हम लोग एक इफेक्टिव वॉल्यूम निकालते हैं। मैं आपको डेरिवेशन तो करा दूं, पर उसका डेरिवेशन बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। हम आपको टू द पॉइंट डेटा दे रहे हैं जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं आएगी। इफेक्टिव वॉल्यूम इक्वल्स टू 4 टाइप ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम। अच्छा, इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि एक गैस पार्टिकल है, ठीक, उसका रेडियस r है ना, तो इस गैस पार्टिकल का एक्चुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, r जो इस पार्टिकल का रेडियस होगा। b निकालने के लिए क्या है हम लोग को, तो इफेक्टिव वॉल्यूम लगता है ना, तो इफेक्टिव वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस गैस पार्टिकल का 4 × 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 16/3 पाई r क्यूब, है ना। तो Na पार्टिकल्स का इफेक्टिव वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ZV मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा NaV। तो ये क्या हो गया 1 मोल पार्टिकल्स, और इसी को हम लोग B बोलते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इफेक्टिव वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हम लोग कोई गैस को लिक्विफाई कर देते हैं, तो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू गैस, है ना। तो उसमें जो टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो टोटल वॉल्यूम पार्टिकल्स के बराबर होगा। गैस में तो ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि गैस का वॉल्यूम तो डिफाइंड ही नहीं है, वो तो कंटेनर के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। लिक्विड का जो टोटल वॉल्यूम है वही तो हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स, है ना। और गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स तो सेम ही होंगे, बस वो थोड़े पास आ गए हैं। तो मान लीजिए कि एक गैस सैंपल है, एक गैस सैंपल है ना, वो उसमें कुछ n मोल्स थे गैस के, हम लोग उसको लिक्विफाई कर दिए। लिक्विफाई करने के बाद गैस का वॉल्यूम V हो गया। लिक्विफाई करने के बाद जो वॉल्यूम आता है लिक्विड का वो V है। इसमें जो पार्टिकल्स थे गैस वाले पार्टिकल्स और लिक्विड वाले पार्टिकल्स क्या है पास पास आ गए हैं इसमें, मतलब गैस वाले पार्टिकल्स लिक्विड बनते समय पास पास आ गए हैं। तो अगर हम लोग से पूछा जाए कि इस गैस का इफेक्टिव वॉल्यूम क्या है, इस गैस का इफेक्टिव वॉल्यूम क्या है, इफेक्टिव वॉल्यूम हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ V, है ना, क्योंकि यही तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स है। तो पार्टिकल्स क्लोज आके लिक्विड बन गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको मान लीजिए कि इसमें 5 मोल्स है, 5 मोल का वॉल्यूम है V, 5 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम है V, है ना। तो एक मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा V/5, एक मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा V/5, एक मोल का इफेक्टिव वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4V/5, और वही B के बराबर होगा। B का क्या मतलब है इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो A और B का सिग्निफिकेंस क्या है, A और B कैसे निकालते हैं वो सब हम लोग समझ चुके हैं। तो A जो है वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड करता है, B जो है वो साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। A और B में इतना डिटेल सफिशिएंट है। अब हम लोग आइडियल गैस को रियल गैस के साथ कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन ऑफ रियल एंड आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है PV = nRT, है ना। और वांडर वाल इक्वेशन क्या है जो हम लोग को आइडियल गैस स्टडी में हेल्प करता है P + A n² V - NB = nRT, है ना। आइडियल गैस में क्या होता है, ये P जो होता है वो प्रेशर अप्लाइड ऑन वाल्व्स होता है।
होता है। और यहाँ पे भी क्या होता है, ये प्रेशर अप्लाइड ऑन वॉल्स ही होता है। पर आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है कि कोई भी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स लगते नहीं है, तो जो गैस पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो गैस का जितना भी फोर्स लगता है वो वॉल्स ऑफ कंटेनर पर ही लगता है। तो इसलिए जो प्रेशर अप्लाइड ऑफ वॉल्स आइडियल गैस में होता है वही प्रेशर ऑफ गैस होता है, प्रेशर ऑफ गैस होता है। लेकिन रियल गैस में क्या हो रहा है कि कुछ प्रेशर तो वॉल पर लग रहा है और कुछ प्रेशर जो है वो अट्रैक्शन ओवरकम करने में लग जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस का बात करें तो P ऑफ गैस क्या हो जाएगा, P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो आइडियल गैस में जो प्रेशर होता है वो रियल गैस का प्रेशर अप्लाइड ऑन कंटेनर प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर होता है ना। आइडियल गैस में जो प्रेशर अप्लाइड ऑन वॉल्स होता है वो होता है एक्चुअल प्रेशर ऑफ गैस। लेकिन रियल गैस में क्या होता है, ये जो गैस तो प्रेशर तो लगाना की कोशिश कर रहा है लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस के वजह से कुछ प्रेशर कम हो जा रहा है गैसेस का वॉल्स के ऊपर। अच्छा, आइडियल गैस में क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, है ना। देखिए आइडियल गैस में क्या होता है, आइडियल गैस में V जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है, जहां पे गैस के पार्टिकल मूव कर सकते हैं, है ना। V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वेयर गैस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। है ना। तो रियल गैस में फ्री स्पेस कितना है, इस बार हम लोग वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स को तो इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तो फ्री स्पेस तो कम हो जा रहा है। और वो कैसे कम हो रहा है, V ऑफ कंटेनर माइनस एन बी, दिस इज फ्री वॉल्यूम फॉर गैस पार्टिकल्स टू मूव अराउंड। तो इससे हम लोग आइडियल गैस और रियल गैस को कंपेयर कर पा रहे हैं कि कौन सा टर्म इस वैन डर वाल इक्वेशन में क्या मतलब रखता है। हम लोग इसमें प्रेशर और वॉल्यूम को और अच्छे से समझ पाए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, असली में वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस और प्रेशर अप्लाइड ऑन कंटेनर में क्या डिफरेंस है, ये सब हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करेंगे एक अच्छा क्वेश्चन के साथ। एक अच्छा एडवांस का क्वेश्चन है, किस साल आया वो तो मैं पक्का नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपके सामने है। 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक रियल गैस satisfy P into V minus B equals to RT, where B is van der Waal constant, where B is constant, interatomic potential and interatomic distance Y for the gas is, the graph of interatomic potential and interatomic distance is A
बी सी या फिर डी। तो आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। अब चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं थोड़ा सोचने के लिए, अच्छे से सोचिएगा। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। देखिए इस ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा है कि जब दो एटम्स पास आ रहे हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रहा है। अट्रैक्टिव फोर्सेस का पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है। इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ए वाला जो फैक्टर है वो तो ज़ीरो है, ए इक्वल्स टू ज़ीरो, तभी ना ये इक्वेशन इस तरह से आया है। वैन डेर वाल्स इक्वेशन क्या था, ए प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। अगर हम लोग एक मोल के लिए देखें तो पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू आर टी। तो इसको हम लोग कंपेयर करें तो ए का वैल्यू ज़ीरो आ रहा है ना। मतलब क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, ज़ीरो। तो ये ग्राफ तो नहीं हो सकता है ना, ये वाला ग्राफ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग को अट्रैक्टिव फोर्सेस दिख रहे हैं, है ना। अब बात आ जाती है इन दोनों के बीच में। इसमें से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी घट भी नहीं रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है पार्टिकल्स के बीच में, है ना। एनर्जी डेवलप नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों के बीच में कोई फोर्स ही नहीं है। पर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि ए सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स का आइडिया देता है, वो रिपल्सिव फोर्स का आइडिया नहीं देता है ना। तो गैस में भले ही अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है लेकिन रिपल्सिव फोर्स तो फिर भी है। ए सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स को बताता है। यहाँ पे ए ज़ीरो है तो बोला गया है कि अट्रैक्टिव फोर्स ज़ीरो है। रिपल्सिव फोर्स के बारे में तो कुछ नहीं बोला है लोग। मतलब रिपल्सिव फोर्स जो एग्जिस्ट करता है रियल गैस में वो इस सिचुएशन में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये ग्राफ गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो सी ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि रिपल्सिव फोर्स एक क्लोज डिस्टेंस के आने के बाद बढ़ जा रहा है, और ये ऐसा तभी हो सकता है जब रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करे। थैंक यू। हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे, आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में समझाएंगे। आज के लिए बस इतना।